नमस्कार। आज का पाठ है मलिक मोहम्मद जायसी विरचित बारहमासा। मैं अजय कुमार आपके समक्ष बारहमासा पाठ व्याख्या सहित प्रस्तुत कर रहा हूँ। व्याख्या से पूर्व इस पाठ के सार को जान लेते हैं। यह बारहमासा पाठ मलिक मोहम्मद जायसी विरचित पद्मावत प्रबंध काव्य से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में कवि ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन किया है। नागमती चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की पत्नी है। रत्नसेन उसे छोड़कर श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती से विवाह करने के लिए गया हुआ है। कवि ने शीत के अगहन और पूष माह में नायिका के विरह दशा का चित्रण किया है। इस काव्यांश के प्रथम अंश में प्रेमी के वियोग में नायिका विरह की अग्नि में जल रही है और भंवरे तथा काग के समक्ष अपने स्थितियों का वर्णन करते हुए नायक को संदेश भेज रही है। दूसरे काव्यांश में विरहिणी नायिका के वर्णन के साथ साथ शीत से उसका शरीर कांपने का सुंदर चित्रण किया गया है। चकई और कोकिला से नायिका के विरह की तुलना की गई है। नायिका विरह में शंख के समान हो गई है। तीसरे अंश में माघ महीने में जाड़े से कांपती हुई नागमती की विरह दशा का वर्णन है। वर्षा का होना और पवन का बहना भी विरह ताप को बढ़ा रहा है। चौथे और अंतिम अंश में फागुन मास में चलने वाले पवन झकोरे शीत को चौगुना बढ़ा रहे हैं। सभी फाग खेल रहे हैं, परंतु नायिका विरह ताप में और अधिक संतप्त होती जा रही है। अब व्याख्या से पूर्व पाठ का संदर्भ एवं प्रसंग जान लेते हैं। संदर्भ पाठ का नाम है बारहमासा। कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। प्रसंग, यहाँ कवि शीत ऋतु के अगहन मास में नागमती की विरह दशा का वर्णन किया है। अब पाठ शुरू करते हैं और इसका अर्थ जान लेते हैं। अगहन दिवस घटा निशि बाढ़ी, दूभर दुख सो जाई किमी काढ़ी। यहाँ दिवस का मतलब दिन और निशि का मतलब रात है। तात्पर्य यह है कि अगहन मास के आते ही दिन घट जाते हैं और रातें लंबी हो जाती है और यह दुख असहनीय हो जाता है। अब धनी देवस बिरह भाराती, जरय बिरह ज्यों दीपक बाती। यहाँ धनी का अर्थ स्त्री है। अब पति के वियोग में दिन रात के भांति ही कष्टदायी होने लगता है और विरह की अग्नि नागमती को दीपक की वाती की तरह जला रही है। कांपा हिया जनावा सियू, तो पै जाई होई संग पीऊ। यहाँ जनावा का मतलब प्रकट करना, सियू का मतलब सर्दी, पीऊ का मतलब प्रिय और हिया मतलब हृदय है। इस सर्दी में उसका हृदय पति के वियोग में कांप रहा है और यह सर्दी उन पर असर नहीं करती जो अपने पिया के संग हैं। घर घर चीर रचा सब काहूँ, मोर रूप रंग लयगा नाहूँ। यहाँ चीर का मतलब कपड़ा, नाहू का मतलब प्रिय है। घर घर में सर्दी से बचने के लिए कपड़े तैयार किए जा रहे हैं। नागमती कहती है कि उसका रूप रंग तो प्रिय के साथ चला गया है
पलटी न बहुरा गाजो बिछोई, अबहूँ फिरै फिरै संग सोई। एक बार जो वह गया है वह वापस लौटकर नहीं आया। अगर सौभाग्य से वह वापस आता है तो उसका रंग रूप उसे वापस मिल जाएगा, ऐसा नागमती सोचती है। सियरी अगीनी बिरहीन हिय जारा, सुलगी सुलगी दग्धय भय छारा। आगे नागमती कहती है कि सर्दी से बचने के लिए जगह जगह आग जलाई जा रही है, परंतु उसके मन और तन को तो विरह की अग्नि जला रही है, और यह विरह की अग्नि सुलग सुलग कर उसके तन मन को राख बना रही है। यह दुख दगध न जाने कंतु, जोवन जरम करे भस्मंतु। यहाँ कंतु का तात्पर्य प्रिय है, और इस विरह में उसका रूप रंग यौवन सब भस्म हो रहा है। आगे नागमती कहती है, पियसों कहेहु संदेशरा ए भंवरा ए काग, सो धनी बिरहें जरी गई तेहिक धुआं हम आग। यहाँ संदेशरा का मतलब संदेश है और धनी का मतलब स्त्री। तो नागमती कहती है, हे भंवरा हे काग, तुम पिया से यह संदेश कहना कि उसकी पत्नी विरह की अग्नि में जल गई और उसके जलने से जो धुआं उठा उससे हम काले हो गए हैं। इस प्रकार कवि ने यहाँ नागमती के विरह वेदना का सुंदर चित्रण किया है। अब हम यहाँ शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। यहाँ भाषा अवधि है, छंद दोहा चौपाई है, तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। शैली चित्रात्मक है, शैली पर सूफी काव्य की मसनवी का प्रभाव है। यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। दूभर दुख किमी काढ़ी, रूप रंग दग्ध में अनुप्रास अलंकार है। जरे विरह ज्यों दीपक वाती में उत्प्रेक्षा अलंकार है। सुलगी सुलगी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर प्रथम पद की व्याख्या समाप्त होती है। अब हम दूसरे पद की व्याख्या देखते हैं। यहाँ प्रसंग इस प्रकार है कि शीत ऋतु के बाद शिशिर ऋतु आती है, और जब कड़ाके की ठंडी पड़ती है, इस ऋतु के पूष मास की सर्दी में विरह के कारण नागमती की मरणासन अवस्था की यहाँ अभिव्यंजना हुई है। अब यहाँ पद को देखते हैं। पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जड़ाई लंक दिशि तापा। यहाँ जाड़ का मतलब सर्दी, सूरज का मतलब सूरज, और लंक दिशि का तात्पर्य दक्षिण दिशा से है। यहाँ कवि नागमती के मुख से कहलवा रही है कि पूस में सर्दी इतनी बढ़ गई है और सूरज को दक्षिण दिशा में जाने से भी ताप में कमी आ गई है। ऐसे में शरीर थर थर काँप रहा है। बिरह बाढ़ी भा दारुण सियु, कपी कपी मरौ लेहि हरि जीव। यहाँ सियु का मतलब है सर्दी। ऐसी भयंकर सर्दी नागमती के विरह को बढ़ा रही है, और पति के वियोग में जलने के स्पर्श से जल के स्पर्श से ठंडी हवाओं के कारण उसका तन काँप रहा है, और उसे लगता है कि उसके प्राण निकल जाएंगे। कंठ कहाँ हों लागौ हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। यहाँ कंठ का मतलब प्रिय है। यहाँ नागमती कहती है, हे प्रिय, तुम कहाँ हो? तुम मुझे अपने आलिंगन में ले लो ताकि इस सर्दी का प्रभाव कम हो जाए। और वह कहती है कि आपके पास
पहुँचने का मार्ग तो बहुत लंबा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं आप तक कैसे पहुँचूं। फिर आगे कहती है, सौर सुपेती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी। यहाँ सौर सुपेती का तात्पर्य रजाई है और बूढ़ी का मतलब डूबना है। यहाँ नागमती कह रही है कि सैया पर लेटकर जब रजाई ओढ़ती हूँ तो ठंडी प्रतीत होती है। हिमाचल का मतलब यहाँ हिमालय है। नागवती कहती है, ऐसा लगता है कि बिस्तर बर्फ में डूबकर मानो हिमालय के समान ठंडा हो गया है। वह कहती है कि इस सर्दी से बचने का एकमात्र उपाय प्रिय से मिलन है। वह अपने प्रिय से मिलना चाहती है। नागमती आगे कहती है, चकई निसी बिछुरे दिन मीला, निसी बासर विरह कुकीला। यहाँ निसी का मतलब रात और चकई एक पक्षी होता है। वह कह रही है कि चकवा और चकवी तो केवल रात में ही वियोग में रहते हैं, वे कम से कम दिन में तो मिलते हैं। वैसे ही कोयल का भी सिर्फ रात में ही वियोग होता है, वह भी दिन में तो अपने प्रियतम से मिलती है। इस प्रकार वह यहाँ कह रही है कि कोयल और चकवी की स्थिति तो हमसे कहीं बेहतर है। नागमती आगे कहती है, रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियों बिछोही पंखी। यहाँ रैनी का मतलब रात है। जब रात हो जाती है तो सखियाँ अपने अपने घर चली जाती हैं और वह अकेली हो जाती है। इस सर्दी में उसकी हालत उस कबूतरी की तरह है जो अपने प्रिय से बिछुड़ गई है। ऐसे इस रात में, अकेलेपन में वह कैसे जिए। उसके लिए इस अकेलेपन में जीना कठिन हो रहा है। और आगे वह कह रही है, बिरह सै चान भव तन चाड़ा, जियत खाई मुँहे नहीं छाड़ा। यहाँ बिरह से चान का मतलब बिरह रूपी बाज है। इस सर्दी में बिरह रूपी बाज मुझ कपोती यानी कबूतरी का शिकार कर रहा है। यह न मुझे जीने देता है और न मुझे मरने देता है। अब आगे कहती है, रकत रकत ढड़ा मांसु गड़ा, हाड़ भये सब शंख, धनी सारस होई ररी, मुई आई समेट हो पंख। यहाँ धनी का मतलब स्त्री है। इस दोहे में नागमती कह रही है कि इस विरह में जलते जलते मेरे शरीर का सारा रक्त अश्रु बनकर बह गया है। मांस गल गया है और हड्डियाँ शंख के समान खोखली हो गई हैं। और उसकी स्थिति कैसी हो गई है? उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। वह कहती है, जैसे सारस के बिना उसकी संगनी रो रो कर मर जाती है और उसके सिर्फ पंख ही रह जाती हैं, पंख ही रह जाते हैं, उसी प्रकार नागमती अपनी स्थिति बता रही है कि उसके भी प्राण प्रिय के विरह में निकल जाएंगे और शरीर सब के रूप में बचा रहेगा। तो वह अपने प्रिय से कह रही है कि इस बिरही पक्षी के पंखों को समेट लो। कहने का तात्पर्य है कि उसके शव का दाह संस्कार उसके पति ही करें। इस प्रकार यहाँ प्रिय से मिलने की इस काव्यांश में उत्कट अभिव्यक्ति हुई है। इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। इस काव्यांश की भाषा अवधी है और सरस है। दोहा चौपाई छंद है। शैली में सूफी काव्य की मसनवी का प्रभाव दिखता है। यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। विरह से चान में रूपक अलंकार है। अंतिम दो पंक्तियों में करुण रस है। कई स्थान पर अनुप्रास अलंकार आया है। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। इस प्रकार
यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी विरचित बारहमासा के प्रथम 2 काव्यांशों की व्याख्या समाप्त होती है। शेष 2 काव्यांशों की व्याख्या अगले बारहमासा पार्ट 2 में देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।